जय हिंद। हिंदी कक्षा 10 परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा विधा निबंध पाठ 7 लेसन 7 VVI क्वेश्चंस फॉर मैट्रिक। दोस्तों, जो भी बिहार बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। जन्म। शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। स्थान उन्नाव, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव सानी में, जो यूपी में पड़ता है। निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में। जन्म यूपी में और निधन दिल्ली में हुआ 30 मई 2000 ईस्वी को। इसके अलावे कुछ बिंदुएं हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की दृष्टिकोण से हो सकती है, लेकिन जानकारी आपको रखनी है। उन्होंने यानी रामविलास शर्मा जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। उन्होंने लखनऊ BB से 1932 ईस्वी में BA तथा 1934 में अंग्रेजी साहित्य में MA किया। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ BB के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। 1938 से 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। 1949 से 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि, ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से नज़र दोहराते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नव जागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि, ये सभी प्रमुख रचनाएं रामविलास जी की हैं। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पाठ के साथ प्रश्न संख्या 1, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? उत्तर, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं बनकर रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है।
क्योंकि परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। दूसरा प्रश्न, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? उत्तर है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हेतु पहले उस साहित्य का मूल्य निर्धारण आवश्यक है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ उस साहित्य पर ध्यान देना होगा जिसकी रचना का बुनियाद शोषित जनता के श्रम पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। उत्तर है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। उत्तर एक बार फिर से, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य केवल विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 4, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करें। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट करें। उत्तर है, लेखक के कहने का आशय है कि समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी विकास प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान ले तो फिर कोई कवि ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। उत्तर एक बार फिर सुनते हैं। लेखक के कहने का आशय है कि समाज में विकास की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, उसी प्रकार साहित्य क्षेत्र में भी विकास प्रक्रिया पूरी नहीं होती। जब हम साहित्य की विकास प्रक्रिया को संपन्न, परिपूर्ण, दोष रहित मान ले तो फिर कोई कवि ही नहीं होगा तथा साहित्य का विकास भी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? उत्तर है, लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, यह आवश्यक नहीं। उनके कृतित्व को दोषमुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया है कि ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है, यह आवश्यक नहीं। उनके कृतित्व
को दोषमुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रश्न संख्या 6, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? उत्तर है, बहुजातीय राष्ट्र अनेक हैं, सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल हैं, परंतु इनका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है, जैसा कि भारतीय जातियों का राष्ट्रीय इतिहास एक है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, बल्कि दो भागों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता को विभाजित कर डाला। एक बार फिर से उत्तर, बहुजातीय राष्ट्र अनेक हैं, सोवियत संघ में सबसे अधिक जातियां शामिल हैं, परंतु इनका इतिहास मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है, जैसा कि भारतीय जातियों का राष्ट्रीय इतिहास एक है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना, बल्कि दो भागों में विभक्त होकर राष्ट्रीयता को विभाजित कर डाला। प्रश्न नंबर 7, किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। किस तरह समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है? इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डालें। उत्तर है, आज समाजवादी व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के अनुसार देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। आज समाजवादी व्यवस्था हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। लेखक के अनुसार देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 8, निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है, उसे साकार करने में परंपरा की क्या भूमिका हो सकती है, विचार करें। उत्तर है, लेखक निबंध का समापन करते हुए उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। उस दिन अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे, तब वे साहित्यकारों की रचना पढ़ेंगे। जब वे पढ़ेंगे तो उस साहित्य से उनका पूरा परिचय होगा और सही अर्थ में साहित्य परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। लेखक निबंध का समापन करते हुए उस दिन का स्वप्न देखता है जब देश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी। उस दिन अधिक से अधिक लोग साक्षर होंगे, तब वे साहित्यकारों की रचना पढ़ेंगे। जब वे पढ़ेंगे तो उस साहित्य से उनका पूरा परिचय होगा और सही अर्थ में साहित्य परंपरा का मूल्यांकन कर पाएंगे। आज का आखिरी प्रश्न संख्या 9, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन से तर्क और प्रमाण उपस्थित किए हैं? उत्तर है, साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है जबकि परिस्थितिवश जातियां पराधीन होती हैं। इस मत को प्रमाणित करने हेतु लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, न कि अमेरिका साहित्य। एक बार फिर से,
साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, जबकि परिस्थितिवश जातियां पराधीन होती हैं। इस मत को प्रमाणित करने हेतु लेखक ने प्रमाण उपस्थित करते हुए कहा है कि अमेरिका और एथेंस दोनों गुलाम हुए, लेकिन एथेंस का साहित्य संपूर्ण एथेंस को प्रभावित किया, न कि अमेरिका का साहित्य। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में कुल मिलाकर के जो प्रश्न हैं इन सभी को देखें, समझें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।